भारत का पक्ष बहुत भारी हो गया है, तो सिर्फ चीन की तरफ झुकाव से ही जो है उनकी सरकार बच सकती है। बांग्लादेश जो है वो 3 साइड से लैंडलॉक्ड है, बहुत लंबा बॉर्डर है भारत के साथ। बांग्लादेश को एक गलत उल्टी गंगा बहाने का कोशिश कर रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं बांग्लादेश को, और वो ये नासूर होगा ना केवल बांग्लादेश के लिए, पूरे दक्षिणी एशिया के लिए। भारत बहुत कुछ हद तक बांग्लादेश से प्रसन्न नहीं है। मोहम्मद यूनुस को पॉलिटिकल क्राइसिस है, इंटरनल लेजिटिमेसी क्राइसिस है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात बांग्लादेश की। शुक्रवार को पीएम मोदी की बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने यूनुस से साफ तौर पर कहा, वहां हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, माहौल को खराब करने वाले किसी भी बयानबाजी से बांग्लादेश बचे। वहां की आवाम को पीएम ने संदेश दिया कि भारत उनके साथ पहले की तरह खड़ा है। वहीं यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा भी उठाया। यह मुलाकात इसलिए भी अहम रही कि बांग्लादेश में करीब 8 महीने पहले सत्ता परिवर्तन के बाद यह पीएम की यूनुस से पहली मुलाकात है। वह भी तब जब पिछले हफ्ते यूनुस चीन जाकर भारत के विरोध में उकसावे वाले बयान दे चुके हैं। साथ ही अब बांग्लादेश पुराने जख्म को भुलाकर पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगा है, जो भारत को असहज करती है। भारत बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट योगेश गुप्ता और जेएनयू में प्रोफेसर हैं संजय भारद्वाज। योगेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि पीएम और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के बीच में मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद जो दोनों ओर से जो आधिकारिक बयान जो जारी किया जाता है, उसको सर आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, थोड़ा सा फर्क तो है। अब एक तो नॉर्मल बात ये है कि इस तरह के जो बयान होते हैं उस पे हर मुल्क जो है बातचीत को जिस तरह से वो चाहता है, मतलब जो चीजें उसके फेवर में है उसको वो हाईलाइट करता है, और जो चीजें उसकी मर्जी के खिलाफ है उनको वो थोड़ा सा डाउन प्ले करता है। तो एक तो ये जनरल बात है, और दूसरा थोड़ा सा ये है कि भाई कुछ वो बांग्लादेश के इश्यूज जो है वो जो हमें पसंद नहीं है उसको वो थोड़ा सा डाउन प्ले कर रहे हैं, और जिन चीज़ों के बारे में उनके यहाँ डोमेस्टिक इश्यूज है उसको वो थोड़ा प्ले अप कर रहे हैं। लेकिन अब मोटी बात ये है कि देखिए, बातचीत अच्छी हुई, स्थिति बांग्लादेश की खराब ही चल रही है, और वहाँ पर जो है वो यूनुस सरकार जो है वो डोमेस्टिक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और बाहर के मुल्क जैसे पाकिस्तान वगैरह है उनका भी हस्तक्षेप इंटरफेरेंस बढ़ गया है। इसी तरह से जो इस्लामिस्ट पार्टीज है, जमात इस्लामी वगैरह, उनका भी दखल अंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कुछ थोड़ा सा नियत जो है ये यूनुस साहब की भी साफ नहीं लगती है। वो थोड़ा सा इन पाकिस्तान को और जमात इस्लामी वगैरह की फेवर कर रहे हैं, उसको पक्षपात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। तो कुल मिला के ये है कि सिचुएशन मुश्किल है, और उस मुश्किल सिचुएशन में इस मीटिंग से थोड़ी सी तो राहत पहुंचेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। संजय जी, लेकिन जो मुलाकात जो हुई, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वह भी एक अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। जो पीएम मोदी का है गले मिलना, उस तरह का जो कह सकते हैं कि भाव जिसको कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनुस को नहीं दिया। उन्होंने एक नहीं, संकेत नहीं, देने की कोशिश किया। बिल्कुल राजीव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो एक पोस्चर होता है फॉरेन हेड्स के साथ में, जो ग्रीटिंग्स करते हैं, हक करते हैं, और एक गर्मजोशी जो होती है, वो निश्चित रूप से जब हम मोहम्मद यूनुस की मीटिंग के संदर्भ में कहते, पहली बात तो संदेह ये था कि मीटिंग होगी कि नहीं होगी। हुई तो कितना गर्मजोशी हुआ, ये भी एक क्वेश्चन था, क्योंकि भारत बहुत कुछ हद तक बांग्लादेश से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा स्टेक उसमें लगा हुआ है। हमने एक बहुत बड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को एक्सटेंड किया हुआ है, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की हुई है, उसको हमने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से जोड़ा हुआ है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जोड़ा हुआ है। और जिस तरीके की राजनीतिक अस्थिरता बांग्लादेश में अब बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस एक खास पक्ष, खासकर
कि कहिए कि जो पाकिस्तान की विचार वाले लोग हैं, जो 1947 की विचार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी भाषा में बात करने लगे हैं और चाइना में जाके इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो भारत के लिए सेंसिटिव है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको बांग्लादेश लोग बता के और उनकी डिपेंडेंसीज बांग्लादेश पे दिखा के जिस तरीके के, ये मुझे लगता नहीं कि किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए एक अच्छी तरह से उसको एक्सेप्ट करेगा। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध रहे। डेवलपमेंटल जो पार्टनरशिप शेख हसीना के सरकार के दौरान रही है वो पार्टनरशिप रहे। देखिए, मोटे तौर पे 2-3 बातें उन्होंने साफ साफ कही। पहली बात की हमारे अपेक्स लेवल पे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, बहुत गर्मजोशी के संबंध रहे हैं, लेकिन अभी अपेक्स लेवल पे जो एंटी इंडियन पोस्चर्स लिए वो पाकिस्तान और एक तरीके से जो भाषणबाजी हो रही है और पाकिस्तान के साथ में जिस तरीके के व्यापारिक और दूसरे संबंध खोले जा रहे हैं वो निश्चित रूप से एक गुड टेस्ट में नहीं जा रहे। लेकिन ये बात पक्का है कि जो सिविल सोसाइटी लेवल या आम जनता के लेवल पे जो मेजो और माइक्रो लेवल पे जो भारत और बांग्लादेश के संबंध है आज भी उतने ही मजबूत है। और अभी भी बांग्लादेश की जनता उम्मीद करती है कि भारत के साथ में जो एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंटल टाइज हैं और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं और जो बाकी जो क्षेत्रों में सहयोग है वो बरकरार है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिकेट किया कि हमारे जो संबंध है वो किसी खास पार्टी के साथ या खास व्यक्ति या रिजीम के साथ नहीं है, हमारे बांग्लादेश की जनता के साथ में संबंध और हम बांग्लादेश की जनता के संदर्भ में देखते हैं। और यही हमारा नेबरहुड पॉलिसी का जो प्राइम उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है और इसी के आधार पे हम काम करना चाहते हैं। और आपके साथ भी आप नई सत्ता आई है, आपकी असंवैधानिक सत्ता है या आपको पॉलिटिकल क्राइसिस है देश के अंदर या आपके ऊपर कट्टरपंथीवाद का मोहरा है या वो हावी हो रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी भी हम बांग्लादेश के साथ में जो हमारे एक विकासवादी संबंध रहे हैं उनको हम आगे बढ़ाना, आगे ले जाने का प्रयास करें। लेकिन युगेश जी, बांग्लादेश का कहना ये है कि जो भारत की ओर से बयान जारी किया गया था, बांग्लादेश का ये कहना है कि अल्पसंख्यकों पर हमले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है हिंदुस्तान में और कहीं ना कहीं उसे वो फेक न्यूज बता रहे हैं। देखिए, ये तो बात सही नहीं है क्योंकि भारतीय मीडिया के अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें भी जो है कई मुल्कों के मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि वहाँ पर जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, खास तौर से जो हिंदूज हैं, उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी अत्याचार वगैरह हुए हैं, उनकी मार पिटाई हुई है, कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोगों की प्रॉपर्टीज वगैरह को नुकसान हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ भारत के ही मीडिया ने इस बात को कहा है, तो ये तो बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अच्छी तरह से कवर की है, तो ये बात तो उनकी सही नहीं लगती। लेकिन संजय जी, जिस तरह से यूनुस जो हैं चीन जाकर बयान देते हैं कि सेवन सिस्टर को बताते हैं कि लैंडलॉक है और समंदर का दरवाजा जो है बांग्लादेश से होकर खुलता है, कहीं ना कहीं चिकन नेक की बात कर रहे हैं। उसके बाद हेमंत बिस्वा का बयान आया कि चिकन नेक कब चिकन चेस्ट में हो जाएगा। आप तो एक इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब देखिए, दो बातें। पहली बात, मैं पहले वाली बात को भी, जैसे कि ये खाली इंडियन मीडिया की नहीं है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया, उनके स्टेट सेक्रेटरी ने भी स्टेट दिया, तो ये बात प्रूव है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर बहुत बड़ा एक संकट चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि ये चाइना और पाकिस्तान की भाषा मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं, क्योंकि जो चाइना का जो अपना नॉर्थ ईस्ट के प्रति एक लगाव है, एक प्यार है, वो दिखाना चाहते हैं और जो पाम एंड फिंगर का जो कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो चाहते हैं कि बांग्लादेश के माध्यम से उस सपने को पूरा कर ले। और ये बात सही है कि कुछ दिनों पहले ढाका यूनिवर्सिटी में एक नारे लगे थे कि अमार बाबर, तुम्हार बाबर, शबर होर बाबर बाबर। मतलब बाबर वो था जो लुत्फुराज बाबर, जो बीएनपी गवर्नमेंट में होम सेक्रेटरी था और वो बहुत बड़े आर्म्स सप्लाई और आर्म्स कंसाइनमेंट जो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था उसमें इन्वॉल्व था। तो निश्चित रूप से ये जो ताकतें हैं वो नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास तो करती रही हैं। पहले उल्फा और इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थे, उनको बेस दिए हुए थे और उनके साथ स्ट्रॉन्ग नेक्सेस था। आईएसआई भी इनके साथ मिली हुई थी। तो भारत निश्चित रूप से जो जिस तरीके का ये इंडिकेशन और मोहम्मद यूनुस बात कहना चाह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो बांग्लादेश
पे डिपेंडेंट है और उनको कोई समुद्र में एक्सेस नहीं है। ये भी बात बांग्लादेश को नहीं भूलनी चाहिए कि बांग्लादेश भी इंडिया लॉक्ड है, उसका जो बहुत बड़ा 3 तरफ से वो इंडिया से घिरा हुआ है। और ये भी बात मोहम्मद यूनुस को नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पे जो वस्तुओं के जो प्राइस हैं, जो मूल्य हैं, वो स्टेबल है, इसलिए है कि भारत के साथ में एक इकोनॉमिक एक पार्टनरशिप है, एक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वहाँ पे लगभग 30% जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहता है। जिस दिन भारत उस बॉर्डर को पूरी तरह सील कर देगा तो बांग्लादेश में एक तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, जो पाकिस्तान झेल रहा है और जो बाकी देश भी झेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस को इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और मुझे लगता है कि वो अपनी सत्ता के लोभ में ये कहिए कि आज मोहम्मद यूनुस को इंटरनल कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है, इंटरनल बीएनपी के साथ भी उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जमात अलग रास्ते में चल रही है और स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उनके लिए आंतरिक संकट तो है, वो पाकिस्तान की गोद में और चीन की गोद में भारत को और अमेरिका को आज बैलेंस करना चाहते, क्योंकि ट्रंप भी बहुत कुछ हद तक मोहम्मद यूनुस से खुश नहीं है। तो इस तरीके की बयानबाजी ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स के लिए मोहम्मद यूनुस ने दी है। और उसके बाद वो रिग्रेट भी कर रहे थे, नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला। लेकिन इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मुझे लगता नहीं कि उनको इस पद के लिए के योग्य भी समझ रहे हैं। युगेश जी, यूनिस सरकार जो है, यूनिस खासतौर से इस तरह के बयान अब क्यों दे रहे हैं, जबकि ये दुनिया को पता है कि अब अमेरिका में बाइडेन सरकार नहीं रही। जो उन्होंने पहले शेख हसीना को लेकर जो उस समय जो रोल रहा था अमेरिका का, वो दुनिया को पता है। ट्रंप साफ तौर पर कर चुके हैं कि जब उनसे सवाल पूछा गया, पीएम मोदी भी साथ थे कि अब बांग्लादेश के संदर्भ को लेकर, तो उन्होंने कहा कि ये मैं बांग्लादेश को प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया हूं। और तुलसी गबार्ड हिंदुस्तान में आई हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि अल्पसंख्यकों को लेकर बांग्लादेश को घेरा। तो उसके बाद भी अब भी इस तरह के बयान यूनिस क्यों दे रहे हैं आखिरकार? भाई ये लगता है कि ये डोमेस्टिक जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, स्टूडेंट्स वगैरह है जो इस एजुकेशन में बहुत आगे रहे हैं, फोरफ्रंट पे रहे हैं, उनको शायद खुश करने के लिए, या जमात इस्लामी वगैरह जो पार्टीज हैं उनकी, उनको खुश करने के लिए, जो उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको ये दिखाने के लिए कि भाई नहीं देखिए ये इशू जो है मैं इंडिया के साथ बराबर टेकअप कर रहा हूँ, तो शायद उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो उन्होंने बहुत उसको शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल किया और उन्होंने कहा कि भाई जो भी इसके प्रोसीजर्स वगैरह है वो बांग्लादेश पूरा करे, तो उसकी बात देखते हैं। तो पहले प्रोसीजर्स तो जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो तो बांग्लादेश को पूरी करनी पड़ेगी ना, तो वो बांग्लादेश पूरी करे, फिर देखेंगे। तो उनको पता है मोहम्मद यूनुस की सरकार को कि ये देखिए भारत जो है सदियों से जो है, भारत ने जो लोग इस तरह से पॉलिटिकल परसिक्यूशन से परेशान होकर हमारे यहाँ आए हैं, शताब्दियों से हमने ऐसे लोगों को जो है अपने यहाँ शरण दी है, तो हम उनको उनके हवाले करते हैं, जबकि कोई ऐसा खास एलिगेशंस कोई सीरियस नहीं है। तो ये उम्मीद करना जो है शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो अब डोमेस्टिक प्रेशर्स की वजह से वो सब कर अब तो रहे हैं। यूनिस ये युगेश जी, अब तो यूनिस साफ तौर पर कह रहे हैं, मोहम्मद यूनिस कह रहे हैं कि आप शेख हसीना को प्रत्यार्पण कीजिए, हमारे हवाले कीजिए। और मेहमान नवाजी का वो गलत फायदा उठा रहे हैं, उस वाले बयान दे रहे हैं जिससे बांग्लादेश में हालात खराब हो रहे हैं। हाँ देखिए वो कह तो रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अब उसके जो हमारी बांग्लादेश के साथ ट्रीटी है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि जो उनकी रिक्वेस्ट है वो कितना जायज है, और उस इशू के हिसाब से वो कंडीशंस मीट करती है या नहीं करती है, तो उसके बाद ही इसके बारे में कुछ फैसला हो सकता है। संजय जी, ये जो बांग्लादेश जो है जिस तरह के चीन को निवेश की बात कह रहा है, साथ में तीस्ता रिवर को लेकर बात करें, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में पहले भी चीन आया था, लेकिन भारत के जब विरोध हुआ तो चीन को बाहर किया गया। फिर से दोबारा आप कह रहे हैं पानी को लेकर विवाद है, भारत के साथ पहले से विवाद है, इसको कैसे आप पूरे देख रहे हैं?
देखिए, ये बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों से चीन बांग्लादेश में अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ, खासकर बे ऑफ बंगाल रीजन में अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ बनाना चाहते हैं। वो म्यांमार में काफ़ी कुछ हद तक बढ़ चुके हैं, वहाँ एक पोर्ट डेवलप किया है सितवे के बगल में, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। वो पहले बीसीआईएम के माध्यम से भी बांग्लादेश के साथ में बे ऑफ बंगाल में रीच करने का प्रयास कर रहे थे। शेख हसीना जी के टाइम में भी कई प्रोजेक्ट्स, जैसे एक डीप सी पोर्ट है सोनादिया, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते थे, उसको आगे फिर अभी जो पायरा पोर्ट है उसमें कुछ चीन इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दो जो सेंसिटिव जोन है, खासकर जो सिलहट एयरपोर्ट को अपग्रेड करने की बात थी, और एक तीस्ता जो रिवर है उस पे डैम बनाने की, दोनों ही भारत के लिए सेंसिटिव है। और चूंकि चिकन नेक के बहुत नजदीक है, तो चीन वहां पर अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना चाहता है। शेख हसीना जी ने इस बात के लिए उनको मना कर दिया था। अब चूंकि मोहम्मद यूनुस को पॉलिटिकल क्राइसिस है, इंटरनल लेजिटिमेसी क्राइसिस है, और वो अपनी सत्ता को, अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए और कट्टरपंथी ताकतों को खुश रखने के लिए, प्रो चाइनीज ताकतों को खुश रखने के लिए, इस तरीके वो चीन देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है कि मोहम्मद यूनुस के साथ इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करके, और भारत का जो स्ट्रेटेजिक, भारत का जो अपना एक जोन है, जो सेंसिटिव जोन है, उसमें अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की जनता इस बात के लिए उनको अलाउ करेगी कि चीन को वहां पर आने का और इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाए। तो निश्चित रूप से, और दूसरा बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि ये भी बात जानती है शेख हसीना क्यों सत्ता गंवानी पड़ी, उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अमेरिका भी कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहता था, एक सेंट मार्टिन आइलैंड में कुछ अपना एयर बेस चाहता था, वो मना किया। तो बांग्लादेश बहुत सेंसिटिव है इस बात को लेके, अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके। और ये बात देखिए, एक और मैं बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि बांग्लादेश बहुत अच्छा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कर रहा था। अभी बांग्लादेश लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ ग्रेजुएट हो रहा था। इकोनॉमिक चाहे कितना भी एडवर्स पोजिशन हो, कोविड-19 था या वैसे था, बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को सस्टेन किया। बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे रेमिटेंसेस के माध्यम से, रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से, या डेवलपमेंटल इंडिकेशंस के माध्यम से, बांग्लादेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जिस तरीके के हालात आज अपने राजनीतिक ये कहिए कि एम्बिशंस की वजह से कुछ तत्वों ने, मैं तत्व ही कहूंगा क्योंकि उनको बहुत ज्यादा समर्थन नहीं है, जमात इस्लाम का वोट बैंक आप आज तक का देखें तो मैक्सिमम एक टाइम में 12% रहा, फिर घट के 8% रह गया, फिर 4% रह गया। तो जमात इस्लाम का कोई समर्थन बांग्लादेश में है नहीं। और जो पॉपुलर डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो दोनों को बाहर रखना चाहते हैं। अवामी लीग को तो बैन करना चाहते हैं, और बीएनपी जो कह रही है कि इलेक्शन कराओ, वो भी नहीं कराना चाहते। तो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश को एक गलत, उल्टी गंगा बहाने का कोशिश कर रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं बांग्लादेश को। और वो ये नासूर होगा ना केवल बांग्लादेश के लिए, पूरे दक्षिणी एशिया के लिए। तो योगेश जी, बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान और चाइना जो भारत की दोनों एडवर्सरी हैं, दोनों के साथ अपने रिश्ते को न केवल मजबूत कर रहा है बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहा है। सब कुछ भूल गया है कि जिस तरह से बंगाली लाखों लोगों को मारा गया, वहां पर महिलाओं के साथ रेप हुआ, पाकिस्तानियों ने जो किया, सब कुछ भूल के पाकिस्तान और बांग्लादेश, चीन के साथ में बांग्लादेश रिश्ते बढ़ाने में लगा हुआ है। क्यों आखिर? भाई देखिए, उनको यही लगता है कि अमेरिका की सपोर्ट जो उनको पहले मिल रही थी बाइडेन सरकार की, अब वो तो रही नहीं। तो अमेरिका भी जो है, अमेरिका ने अपना हाथ झाड़ दिया है बांग्लादेश के साथ। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अलावा सिर्फ चीन से ही थोड़ी बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन ये जो मीटिंग हमारे प्रधानमंत्री जी की हुई है मोहम्मद यूसुफ के साथ, उसमें उन्होंने साफ तौर से ये दोनों बातें कही कि भाई देखिए, जो हमारे आपसी मुद्दे हैं उनका आप बायलैटरल बेसिस पर, बायलैटरल तरीके से उसका आप सॉल्यूशन निकालिए। और दूसरी बात ये कही कि भाई जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट के मामले हैं उसमें आप बाहर की ताकतों को मत लाइए। तो ये दोनों बातें जो है वो उन्होंने यूनुस जी को साफ साफ बताई। और वो जो चिन्मय दास है उसकी अरेस्ट के बारे में भी नाराजगी जाहिर की प्रधानमंत्री जी ने। तो यूनुस जी को साफ साफ तौर पे पता लग गया होगा कि अगर उन्होंने इस बारे में बहुत ज्यादा कदम बढ़ाए या बहुत ज्यादा बाहर की ताकतों को वहां लाने की कोशिश करी, तो उससे फिर भारत नाराज होगा।
और देखिए हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोफेसर भारद्वाज ने अभी कहा कि बांग्लादेश जो है वो 3 साइड से लैंड लॉक्ड है, बहुत लंबा बॉर्डर है भारत के साथ। और बांग्लादेश में कई सेंटर्स ऑफ पावर हैं जिनके साथ हमारे बहुत घने रिश्ते हैं। अब मैं भारत बांग्लादेश की आर्मी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। और आज के दौर में जो है, जो बड़ी ताकतें हैं जैसे अमेरिका है या रशिया वगैरह है, वो भी, लेकिन उनके साथ भी हमारे बहुत अच्छे लेकिन संबंध हैं। लेकिन 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 एक योगेश जी, यह भी तो है ना कि बांग्लादेश को यह भी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत जो है, सारा जो सप्लाई होता है, चाहे कपास की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, अनाज की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, अगर ये सप्लाई अगर बंद कर दे, अस्पताल की बात करें, तो बांग्लादेश तो जी कहीं जी। के नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी उसके आपने बावजूद अगर सही इस तरह कहा की कि हरकत क्यों कर रहा है भारत के विरोध में, सब कुछ उकसाए वो वाली बस लगातार। उनको लग रहा है कि शायद वो डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली बात, की भाई शायद चीन से और थोड़ी और मदद मिल जाए तो मेरी सरकार थोड़ा और स्टेबलाइज हो जाए। उनको लगता है कि अदरवाइज भारत का पक्ष बहुत भारी हो गया है, तो सिर्फ चीन की तरफ झुकाव से ही जो है उनकी सरकार बच सकती है। लेकिन चीन का भी जो है, देखिए वो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही चीन जो है वो हेल्प कर सकता है बांग्लादेश को। चाइना जो है कभी भी सिक्योरिटी इश्यूज पर खुल के सामने नहीं आता। वो थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिक एड दे देगा या थोड़ा बहुत असिस्टेंस दे देगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि वो भारत के अगेंस्ट जो है वो बांग्लादेश में एक डिसाइसिव इंटरवीन करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये गलत ही सोच है उनकी, और मेरे ख्याल में इस मीटिंग के बाद में उनको शायद इस बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि भारत को नाराज करके जो है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। तो संजय जी, वो यूनिट सरकार जिसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं है, उसके बावजूद अंतरिम सरकार है, जिस तरह का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, चुनाव पता नहीं कब होगा, बांग्लादेश में नहीं होगा, ये सारी चीजों को कैसे आप देख रहे हैं? और ये सब कुछ भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं हो रहा है। जब से वो यूनिस बने हैं वहां पर अंतिम सरकार का मुखिया, तब से संबंध जो है खराबी होते चले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल राजीव जी, बहुत बड़ा सवाल है। जब शेख हसीना को हटाया था तो कहा कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट हो गई हैं, इलेक्टोरल क्रेडेंशियल्स नहीं है, ये नहीं है, वो बात सही है। लेकिन मैं हमेशा ये बात को उठाता हूँ कि जो अभी आपने इंटरिम सरकार बनाई उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिकता है ही नहीं उसकी। जब वो 13वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद में 15वें संविधान संशोधन में इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविजन हटा दिया गया था। तो ना इनके पास संवैधानिक वैधता है, ना इनके पास राजनीतिक वैधता है। ये सिर्फ कट्टरतावाद और एक जो उस वक्त बाइडेन सरकार का जो उनको एक वर्चस्व प्राप्त हुआ, और अमेरिका और पाकिस्तान की जिस तरीके से आईएसआई और ये सब एक्टिव थे, उनके माध्यम से एक सत्ता पलटने में और जनता के इमोशंस को अपने पक्ष में करने में एक समय के लिए तो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा सस्टेन कर पाएंगे। आप ये देखिए कि जो अपोजिशन फोर्सेस थी, जिसमें बीएनपी, जमात-ए-इस्लाम, स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और मोहम्मद यूनुस, अब इन्हीं में चारों में कॉन्फ्लिक्ट है। जमात-ए-इस्लाम और बीएनपी में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं कि जमात-ए-इस्लाम कहती है इलेक्शंस को अभी, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेसी नहीं है, वोट बैंक नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो इलेक्शन नहीं चाहते हैं। बीएनपी कहती है कि इमीडिएटली इलेक्शन कराओ। स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, अभी पॉलिटिकल पार्टीज बनी है तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पॉपुलर अभी सपोर्ट है नहीं, तो वो भी नहीं चाहते कि तुरंत से इलेक्शन हो। तो बांग्लादेश में जो एक इंटरनल जो राजनीतिक संकट है, वो राजनीतिक संकट संवैधानिक संकट को धकेल रहा है। और मुझे डर है कि कहीं ऐसे में जो यूजुअली बांग्लादेश में होता आया है कि 2006 में भी आर्मी इंटरवीन किया और आर्मी बैक किए थे गवर्नमेंट थी, हालांकि अभी भी कुछ हद तक आर्मी का वर्चस्व प्राप्त है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सीधा ही बूट सत्ता में आ जाए और बांग्लादेश का जो एक डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा था उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाए। ये चिंता का विषय है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में सुरक्षा हो, स्थायित्व हो। भारत चाहता है बांग्लादेश में आर्थिक विकास हो। भारत चाहता है कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक एक स्टेबल सरकार हो, और वो कोई भी देश चाहता है अपने पड़ोस में शांतिपूर्ण रहे। तो मुझे लगता है कि जो एक डेवलपमेंटल बोर्ड है, सबका साथ सबका विकास का जो हमारा एक सिद्धांत है, उसको हम आगे बढ़ाएं। और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर बहुत अच्छा हमारे साथ एक कंस्ट्रक्टिव
रिलेशनशिप पार्टनरशिप डेवलप करे, नॉन रेसिप्रोकल पार्टनरशिप करे। और शेख हसीना जी ने किया था, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एड्रेस किया, नॉर्थ ईस्ट को के इश्यूज को एड्रेस किया, और इसकी वजह से उनको बहुत कुछ रिवार्ड्स भी मिले, और बांग्लादेश को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारा सपोर्ट इंडिया ने दिया। तो सर, उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश हालात को समझेगा, भारत के साथ रिश्ते को बेहतर करेगा और बिना उकसाए वाली कोई हरकत नहीं करेगा, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों में जो खटास है और ज्यादा बढ़े। आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर, थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।